जिस तरीके से उन्होंने शब्दावली यूज़ करी है भगत सिंह के बारे में, तो आपने आज कंप्लेंट दर्ज करी है, क्या कहना है? हमारे शहीदों के बारे में ऐसा कुछ भी बोल के निकल जाना, और वो भी इलेक्टेड लोग जो कहीं ना कहीं संवैधानिक पदों पे, और कल उन्होंने पार्लियामेंट की शपथ ली है। ये तो ह्यूमन बॉम्ब है एक तरह से। ये तो जाके एक्सप्लोड करेंगे पार्लियामेंट में, और ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि वो आईपीएस रहे हैं और इतने पदों पे रहने के बाद आज वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। शहीदों के बारे में बोलना और खालिस्तान की मांग करना, सिखों को पंजाबियों को भड़काना और अपनी रोटी सेकना, ये अब देश में नहीं चलेगा। और मैं कहीं ना कहीं पंजाब की सरकार को भी घेरूंगी इस मुद्दे पे, क्योंकि उनके भी 2 ट्वीट आए हैं, उसके अलावा कुछ आया नहीं है। अब तक चाहते तो वो भी अरेस्ट कर सकते थे, वो भी खालिस्तान सपोर्टर है इसका मतलब। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬਣੇ ਐਮਪੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਗਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, डॉक्टर टीना कपूर शर्मा जी, इन्होंने कंप्लेंट दर्ज की है पार्लीमेंट थाने दे विच। इन्होंने कहा कि सेंटीमेंटल हर्ट्स होए ने साडे, क्योंकि शुरू तो ही जो है बचपन तो ही इतिहास भी सुनते आ रहे हैं और स्कूलों भी पढ़ते आ रहे हैं शहीद आजम भगत सिंह बारे। उन्होंने बारे इस तरीके की शब्दावली वरतना जोड़ा है वो काफ़ी गलत है। मैम, जिस तरीके से इन्होंने शब्दावली यूज़ करी है भगत सिंह के बारे में, तो आपने आज कंप्लेंट दर्ज करी है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं बिल्कुल साफ कहना चाहूँगी कि हमारे शहीदों के बारे में ऐसा कुछ भी बोल के निकल जाना, और वो भी इलेक्टेड लोग जो कहीं ना कहीं संवैधानिक पदों पे हैं, और कल उन्होंने पार्लियामेंट की शपथ ली है। ये तो ह्यूमन बॉम्ब है एक तरह से। ये तो जाके एक्सप्लोड करेंगे पार्लियामेंट में, और ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को किसी भी संवैधानिक पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि वो आईपीएस रहे हैं और इतने पदों पर रहने के बाद आज वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक्स में हमने शहीद भगत सिंह को पढ़ा है। हमने जितने भी संवैधानिक कार्यालय हैं, जितने भी ऑफिस हैं गवर्नमेंट के, आप देखिए वहाँ शहीद भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, सभी की फोटोएं होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से शहीदों को भड़काना, शहीदों के बारे में बोलना और खालिस्तान की मांग करना, सिखों को पंजाबियों को भड़काना और अपनी रोटी सेकना, ये अब देश में नहीं चलेगा। ये अब देश में बिल्कुल नहीं चलेगा। और मैं फिर बहुत संयम से कहना चाहती हूँ। मैं अपनी सीमाओं में रहकर और संवैधानिक एक्सरसाइज करते हुए, संवैधानिक अधिकारों की एक्सरसाइज करते हुए कहना चाहती हूँ कि इस देश के हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो शहीद भगत सिंह और ऐसे कई शहीदों के लिए लड़े। अगर हम शहीदों के लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? मैं तो एक फौजी परिवार से आती हूँ। मेरे घर में जो है वो 4 फौजी हैं। 4 फौजी परिवारों से आने वाली लड़की जो है वो कहीं ना कहीं ये सोचती है कि अगर आज शहीद भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस का अपमान हो रहा है, और सुभाष चंद्र बोस का तो केस हमारी सरकार ने सॉल्व किया, भारत सरकार ने 2014 के बाद मोदी जी ने सॉल्व किया। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो कहा जाता था वो अब बिल्कुल पलट गया और वो पब्लिक डोमेन में है। तो कहीं ना कहीं ये जो माइंडसेट है ना शहीदों को भुनाने का, या शहीदों के बारे में बोलकर अपनी एक अपनी मॉब मेंटालिटी खड़ी करने का, वो अब इस देश में नहीं चलेगा। शहीद किसी और के घर में पैदा हो, ऐसा लोग पहले कहते थे कि अगर भगत सिंह पैदा हो तो किसी और के घर में पैदा हो, लेकिन नहीं, अब इस देश का यूथ, हमारा जैसा यूथ जो है, जो अपनी जान की परवाह किए बगैर इस बात के लिए लड़ेगा। और हिंदुस्तान मेरे साथ है, क्योंकि कल से जिस तरह से सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे मुझे सपोर्ट है लोगों की, मुझे लगता है कि लोग अब सड़कों पे उतरने को तैयार हैं। लेकिन हम बिल्कुल संयम से काम करेंगे। हमने पुलिस को अप्रोच किया, कल अपनी कंप्लेंट दी है, पुलिस बिल्कुल एक्टिव है, पुलिस एक्शन लेगी। उसके बाद भी अगर कोई संशय होगा तो मैं कोर्ट जाऊंगी, मेरे पास कोर्ट का एक्सेस है। मैं लोअर कोर्ट जाऊंगी, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, मैं पंजाब कोर्ट जाऊंगी, मैं संगरूर की सड़कों पे जाऊंगी, मैं इनके घर के बाहर जाऊंगी, और मैं कहीं ना कहीं पंजाब की सरकार को भी घेरूंगी इस मुद्दे पे, क्योंकि उनके भी 2 ट्वीट आए हैं, उसके अलावा कुछ आया नहीं है। अब तक चाहते तो वो भी अरेस्ट कर सकते थे, वो भी खालिस्तान सपोर्टर है इसका मतलब। क्योंकि जिस तरह का अनरेस्ट हमने पंजाब के चुनाव में देखा था वो बिल्कुल ऐसा था जिसको मैं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की, और पंजाब बहुत सेंसिटिव बॉर्डर है, पंजाब बहुत सेंसिटिव स्टेट है जिसको हमें बचाना है। आप लोगों का क्या भविष्य होगा? आप पंजाबी स्टेट से आते हैं, आप सोचिए कि आप कितनी सुरक्षित है वहां पर अगर इस तरह की बातें खालिस्तान की मांग की जाएगी। और ये एंटी नेशनल एक्टिविटी है, सेडेशन है, इसके सेक्शंस हैं सीआरपीसी, आईपीसी में। और इस तरह का व्यक्ति कल पार्लियामेंट में उन्होंने सभी जर्नलिस्ट से कन्नी काट ली, उस पर कोई जवाब नहीं दिया। उनके साथ जितने भी लोग थे उन्होंने जर्नलिस्टों को घेर लिया। अगर आप इतना ही मानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जो है आतंकवादी थे, तो
पार्लियामेंट में आपको ये प्रश्न उठाना चाहिए था, आपको ओथ नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि हम तो उनको भगवान मानते हैं, शहीद मानते हैं। आप कैसे उनको आतंकवादी बोलकर पार्लियामेंट में सांसद की ओथ ले सकते हैं? मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है। और जब तक ये संसद से निष्कासित नहीं होंगे, मैं इस मुद्दे पे अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं इस मुद्दे को छोड़ूंगी नहीं। मैम, आप किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से पंजाब के संगरूर के लोगों ने भरोसा करके उनको एमपी बनाया है, और इसके बाद इस तरीके की बयानबाजी करना, पहले तो कभी इस तरीके की बयानबाजी उन्होंने नहीं करी, तो अब बयानबाजी तो खैर उन्होंने पहले भी की है, ऐसा नहीं है। वो जेल भी रहे हैं और उनके बयान सोशल मीडिया पे बिल्कुल हैं। संगरूर के लोगों ने, देखिए क्या होता है जी, असी पंजाबी लोग बड़े सदार लोग, पंजाबी लोग, सिक्खी बड़ी सीधी रीति पे चलती है। और मैंने देखा है कि सिखों में, क्योंकि मैं भी सिख परिवार से आती हूँ, सिखों में एक ईमानदारी होती है। उनको कहीं ना कहीं बहकाना फुसलाना बड़ा आसान होता है, क्योंकि सिख जो है वो कहीं ना कहीं अपने धर्म में, गुरुद्वारे में इतना विश्वास रखते हैं, उन्हें लगता है जो होगा वो नेक होगा। तो मुझे बहुत इस बात पे बहुत गुस्सा है कि सिखों को भड़का के वोट उन्होंने कैसे लिया कैसे नहीं लिया, उसकी मेरे को बहुत जानकारी नहीं है। लेकिन खालिस्तान की मांग करते हैं, भिंडरेवाला को श्रेय देते हैं, तो हो सकता है कि वोट ऐसे ही लोगों ने उनको दिया हो। लेकिन जब वो संवैधानिक पद पे आ गए तो हमने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा, उन्हें पार्लियामेंट का एक्सेस दिया, कल उन्होंने ओथ ली। लेकिन संवैधानिक पद पे रहते हुए पार्लियामेंट की ओथ लेने से पहले 4 दिन पहले वो मीडिया से पूछते हैं कि बताइए आतंकवादी था या नहीं था भगत सिंह। ये पब्लिक डोमेन में इस तरह की बात बोलना, क्या सेंटिमेंट हर्ट नहीं होते? और मैं तो ये अक्रॉस पार्टी कहती हूँ कि जो भी इस तरह की बातें करते हैं और कहते हैं कि जी ये ऐसा था वो वैसा था, तो उनको प्रश्न उठाने का कोई वो नहीं है। हाँ, पब्लिक डोमेन में डिबेट हो सकती है, डिबेट कर सकते हैं आप, लेकिन आप किसी को आतंकवादी बोलेंगे, जिसको हम आज तक शहीद आजम भगत सिंह तो हमारे यंगेस्ट मार्टियर हैं, हमारे यंगेस्ट मार्टियर हैं, उनके बारे में आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? आपको बोलना चाहिए और उसके बाद जनता आपको बॉयकॉट नहीं कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि मीडिया ने और प्रशासन ने मेरा बहुत साथ दिया है। इस पे यूथ मेरे साथ है, इस पे मेरे साथ सोशल मीडिया पे लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, इस पे मेरे साथ संगरूर के लोग भी हैं जिन लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया है। और मैं संगरूर की सड़कों तक जाऊंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे परिवार में बहुत इस बात को लेकर बहुत रोष है। मेरे परिवार में हमने खुद बैठ के इसको ड्राफ्ट किया, मेरे ससुर जी ने इसको ड्राफ्ट कराया और उनको लगा कि ये मुद्दा पब्लिक डोमेन में उठना चाहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਟੀਨਾ ਕਪੂਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਨ ਦਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਭਰਤ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਦਿੱਲੀ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।